सभी को नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर AHDP फिजियोलॉजी में लेसन नंबर जो है 15 मधचक्र इस्ट्रस साइकिल मधचक्र हीट में आने का साइकिल, हीट में आने का परिभाषा। हमने यौवन अवस्था प्यूबर्टी तो पढ़ ली है। तो जब पशु यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। मादा पशु की पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडाशय आदि से स्रावित हार्मोन के कारण गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना आदि से स्राव स्रावित होने लग जाते हैं। अब हमने गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना ये भी हमने पूरी डिटेल से पढ़ ली। वल्वा एवं मादा पशु नर पशु की तरफ संभोग हेतु आकर्षित होने लग जाता है। इस स्थिति को इस्ट्रस मध कहते हैं तथा दो मधकाल के बीच की अवधि, दो मधकाल, एक बार जानवर हीट में आया, अब वो फिर बीच में अब जो पीरियड रुका और 21 दिन बाद जैसे दोबारा आया, तो ये जो है मधचक्र बीच की अवधि को मधचक्र इस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये सभी पशुओं में अलग अलग होता है। जैसे पहली बार हीट में आया, अब दूसरी बार कब हीट में आएगा, ये पूरा का पूरा, ये दूसरी बार आना, ये एक साइकिल पूरा हो गया। इसको इस्ट्रस साइकिल कहते हैं। इस्ट्रस साइकिल मधचक्र में कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यह कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें समझने के लिए पुनः दो अवस्थाओं की विभाजित किया गया, अर्थात कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है वो इस्ट्रस साइकिल में पहला जो है फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल का बनना। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुल बनता है और ल्यूटियल फेज में ये फूटता है। ल्यूटिलाइज हार्मोन देते हैं ना, ल्यूटिलाइज करना, ये उसके अंदर ये फूटता है, यानी कि ओवा रिलीज होता है। तो अब आप देखें फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं, प्रो इस्ट्रस और इस्ट्रस, मध्य पूर्व काल और मध्य काल, 2 अवस्थाएं फॉलिकुलर फेज के अंदर। इस काल में ओवोसिस्ट या ओवा परिपक्व होता है, बढ़ता है, और इसके अंदर अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है, पशु मध्य ताम में आता है। नहीं, ओवुलेशन नहीं होता है यहाँ पे, अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन होता है, फॉलिकल बढ़ता है, यूं कहें मैच्योर होता है। ये मेरे ख्याल से अंडोत्सर्गन नहीं होना चाहिए, ये तो इस्ट्रस में होता है। हाँ, इसी में आ गया ये। ओके, ठीक है, सही बता रहा है। ये चारों पॉइंट इसी में ही हैं, मध्य पूर्व काल के और मध्य काल के पॉइंट हैं। ये अकेले मध्य काल पूर्व के पॉइंट नहीं है, ये दोनों को मिला के हैं। सही है। ये फॉलिकुलर फेज के अंदर इस काल में ओवोसिस्ट परिपक्व होता है, अंडोत्सर्जन होता है, हुआ और निकलता है, पशु मध्य ताम में आता है। ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, इसको मेटिस्ट्रस या डाइस्ट्रस, मध्यवास काल या मध्य विश्राम काल। ल्यूटियल फेज, इसमें अंडे का निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे का फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवा का मिलन, और एम्ब्रियो बनता है और उसका विकास होता है। अब यहाँ एम्ब्रियो का विकास होता है, वहाँ पे फॉलिकल का विकास होकर फॉलिकल रिलीज होता है। और जब अंडे का निषेचन हुआ, भ्रूण बनता है, तो जैसे ओवा रिलीज होता है तो वहाँ पे सीएल जो है वो बन जाती है, कार्पस ल्यूटियम। ओवा के निकलने के बाद जो लेयर बचती है वो सीएल बन जाती है, और वो सीएल जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावित करती है। विभिन्न पशुओं में मध्यकाल का समय, गाय के अंदर 21 दिन है, 18 से 24,
भैंस में 21 दिन, घोड़ी में 21 दिन, भेड़ के अंदर 14 से 20 दिन या 16.5 दिन, बकरी में 20 दिन, सूरी में 21 दिन। तो ये एवरेज जो है लगभग एक भेड़ को छोड़ करके ये सारा 20 और 21 दिन ही आता है। तो ये याद रखने में आसानी रहेगी। अब प्रो स्ट्रस में क्या होता है, वहाँ तो एक सिंपल दिया, यहाँ प्रो स्ट्रस। स्ट्रस मध्यकाल से पहले की जो अवस्था है उसमें क्या होता है, और ये अवस्था हमारे पास जो है वो डाई स्ट्रस मध्य विश्राम के बाद रिपीट हो रही है, आ रही है दोबारा। तो इसमें क्या है, यह अवस्था पशु को मध्य स्ट्रस में आने की पूर्व अवस्था है। जब पशु गर्भित नहीं होता तो पशु पूर्व की स्ट्रस से 18वें दिन पीतपिंड कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ने लगता है। 18वें दिन जो सीएल बन गई थी ना, फॉलिकल के निकलने के बाद में फोल्ड बनी, तो उस फोल्ड से सीएल बनी। अब अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो 18वें दिन उससे ये रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब प्रोजेस्टेरोन दे रही थी तो अब ये रिग्रेस हो गई, तो रिग्रेस होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अर्थात रिग्रेस होने लगती है तो रक्त में सीएल से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ये अवस्था गाय में 3 दिन की होती है। अब ये 3 दिन ये अवस्था रहेगी। इस अवस्था के दौरान निम्न मुख्य परिवर्तन होंगे। जब गर्भाशय में मध्यकाल के बाद भी बच्चा नहीं पलता, अर्थात पशु गर्भित नहीं होता है, तो गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा है, इसको F और करो, ये अल्फा है, F2 करना है। ये PGF2 अल्फा नामक हार्मोन को स्रावित करती है, जो सीएल के आकार को कम करते हुए उसे अक्रियाशील कर देते हैं। इस स्थिति को रिग्रेस ऑफ कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पोल्यूशन का व्यपजन कहते हैं, अर्थात रक्त में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी का। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। थैलेमस पार्ट है ब्रेन का, हाइपो इसलिए कहते हैं कि नीचे वाले पोर्शन, नीचे अंडर होता है उसके थाई, थैलेमस के नीचे वाले पोर्शन को हाइपोथैलेमस कहते हैं। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का उत्पादन होता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अणुभाग से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को स्रावित करता है। फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपने जो फर्स्ट ईयर में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, तो ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अच्छी तरह से आपने पढ़ रखे हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग है, ये अणुभाग नहीं है, ये सॉरी, ये अग्रभाग है, अणुभाग कर रखा है इसे, अग्रभाग, ये भी गलती लिखता है, अग्रभाग से पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर पिट्यूटरी है, यानी कि एंटीरियर भाग है ना, भाग से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को स्रावित करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल को डेवलप करेगा। यह FSH अंडाशय ओवरी पर पहुंचकर ग्राफियन फॉलिकल का विकास करता है। इसके विकास के साथ उसके स्राव में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण अंडवाहिनी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की कोशिकाओं में सीलिया का विकास होता है। सीलिया, बालों जैसे संरचनाएं, इस तरह से उंगलियों जैसी, बालों जैसे, ताकि ओवा को गर्भाशय में स्थानांतरण किया जा सके। इसी ओविडक्ट के फैब्रिसिएटेड एंड, ये आपने पढ़े ही में भी विकास व मूवमेंट शुरू हो जाता है। फैब्रिसिएटेड एंड जो है वो, इसमें भी हलचल शुरू हो जाती है। फैब्री पढ़ी थी आपने, उंगलियों जैसी संरचनाएं, इन सब में पूरे के अंदर ये जो है हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसी समय गर्भाशय, सर्विक्स तथा वेजाइना की संवेदनशीलता
वस्कुलरिटी भी बढ़ जाती है। सर्विक्स वेजाइना की गोबलेट कोशिकाएं म्यूकस की काफ़ी मात्रा स्रावित करती है। गर्भाशय में रक्त की सप्लाई बढ़ जाने के कारण कुतिया में रक्त स्राव भी इन दिनों में होता है। सर्विक्स ढीली रिलैक्स हो जाती है तथा गर्भाशय सर्विक्स व वेजाइना के अगले भाग से विसिड चिपचिपा म्यूकस बाहर लटकता दिखाई देता है, जिसे हम तार कहते हैं कि गाय तार देने लागी बोलते हैं ना, ये वही है। इसी वेजाइना के आंतरिक परत पर मोटी मोटी हो जाती है, क्रेटनाइज्ड हो जाती है, ताकि सहवास के समय इसकी म्यूकस श्लेष्मा को नुकसान नहीं पहुंचे। क्रेटिनाइज्ड, रंगी। मादा पशु नर की तरफ संभोग के लिए आकर्षित होता है, यहां तक कि मादा पशु अन्य पशुओं पर नर की भांति ऊपर भी चढ़ता है। तो ये अवस्था ईस्ट्रोजन प्रो-ईस्ट्रस में हमने जो है देखी। यह इस प्री-ईस्ट्रस की अंतिम अवस्था है। जब ये जानवर पशु जो है दूसरे जानवर पे चढ़ता है तो इसकी प्री-ईस्ट्रस की अंतिम अवस्था है। इसमें पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बिल्डिंग अप, तैयार होना, बिल्डिंग अप पीरियड भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है ईस्ट्रस। ये थी प्रो-ईस्ट्रस, अब आती है ईस्ट्रस अवस्था। इसमें क्या होता है? प्रो-ईस्ट्रस में क्या हुआ? प्रो-ईस्ट्रस में हमने देखा कि एक तो एंडोमेट्रियम से F2 अल्फा रिलीज हुआ, जिसने Cl को रिग्रेस कर दिया, और फिर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुए, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर आके जिन्होंने एक्शन किया, तो वहाँ से जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ। इसने ओवरी पे एक्शन किया, फॉलिकल जो बढ़ता गया, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ता गया उसमें एस्ट्रोजन भी बढ़ता गया। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन से ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जितना, उसके अंदर सब में चेंजेज आने शुरू हो गए। ये एक्टिव हो गए सारे कि अब जो है हो सकता है ओवा आ जाए और रिलीज़ हो, और हम जो है उसको पकड़ करके और ओविडक्ट में, इनफंडिबुलम में, और इनफंडिबुलम में फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइज हो जाएगा, और फिर उसको एम्ब्रिया को ट्रांसफ़र करना है यूट्रस में। तो ये सारी प्रक्रिया के लिए ये सारे अंग जो है तैयार हो गए, इसलिए इसको बिल्डिंग अप भी कहा गया। अभी हमारे पास ईस्ट्रस अवस्था, इस अवस्था को ईस्ट्रस पीरियड या संभोग इच्छा समय भी कहते हैं। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण विकसित हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अपनी पूर्ण क्षमता पर स्रावित होकर रक्त संचरण में बहने लगता है। इसी कारण से गर्भाशय इरेक्ट हो जाता है, इरेक्ट और टर्बिड हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है। गर्भाशय इरेक्ट कहते हैं, तनाव में आ गया, टर्जिड हो गया और शोक्युत हो गया, एडिमेटस होकर मोटा हो गया और टर्जिड हो गया। उसमें जो है वो यानी एक्टिव हो गया, उसके अंदर कंट्रैक्शन जो है वो शुरू हो गया। इसके ल्यूमन में ल्यूकोसाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ल्यूकोसाइट्स की मात्रा क्यों बढ़ी? क्योंकि अगर कोई पहले से ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो ये ल्यूकोसाइट्स उसको जो है वो इंगल्फ कर लेंगे। देखिए नेचर ने कितना जो है प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि उधर से स्पर्म आने वाला है और उससे पहले जो है वो इसके अंदर पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया गया। वेजाइना तथा सर्विक्स से म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह एक रस्सी स्ट्रिंग की भांति वल्वा के द्वारा नीचे लटकी रहती है। सर्विक्स खुल जाती है तथा ढीली हो जाती है। ओविडक्ट उत्तेजित, टोन अप, ऐसे ही जो है वो टोन जो है सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाती है, टोन। ओविडक्ट उत्तेजित, टोन अप हो जाती है। उसकी सीलिया व फेब्रिसिएटेड एंड पर संकुचन क्रिया बढ़ जाती है तथा इसका अगर शिरा पूर्ण विकसित ग्राफिन फॉलिकल के नज़दीक अंडे को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। इस अवस्था में मादा पशु खड़ा रहता है तथा नर पशु को संभोग हेतु अपने ऊपर चढ़ने की सहमति प्रदान करता है। इसे स्टैंडिंग टू माउंटेड बिहेवियर कहते हैं। स्टैंडिंग टू माउंटेड बिहेवियर भी कहते हैं।
इस अवस्था की अवधि निम्न प्रकार है। गाय जो इस अवस्था में 12 से 24 घंटे रहती है, इसीलिए कहते हैं कि गाय के हीट में आने के 12 घंटे बाद ही इंजेक्शन जो है लगाना चाहिए। इसका कारण ही यही है। भैंस 36 घंटे, घोड़ी में 4 से 5 दिन, भेड़ में 1 से 2 दिन और सूरी में 2 से 3 दिन, ये अवस्था जो है वो रहती है। तो अब हमारे पास 2 अवस्थाएं रहेगी। इनको 2 अवस्थाओं को हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में, मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस, ये दोनों अवस्थाएं हम इनको बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये अवस्थाएं पूरी इंपॉर्टेंट है, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा लें। ये 100% पूछा जाता है इस साइकिल की जो है वो अवस्थाएं जो है बताओ, या इसमें से एक पूछ ली जाती है कि स्ट्रेस अवस्था में क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो इसको ध्यान से आप याद करें, चारों अवस्थाएं वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।